नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा दिल्ली मोड़ स्थित गर्सिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने बहुत से मुद्दे पर चर्चा की, जैसे महिला पहलवान पर जो अत्याचार हुआ उस पर, दरभंगा एम्स पर 2000 के जो नोट बंद कर दी गई उस पर, वंदे भारत ट्रेन को जो मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई उस पर, बालासोर ट्रेन का जो भीषण हादसा हुआ था उस पर, और भी कई तरह के मुद्दे पर चर्चा उन्होंने की। आइए देखते हैं पप्पू यादव जी ने प्रेस वार्ता के समय और क्या क्या कहा। सोनिया गांधी और नरेंद्र मनमोहन सिंह जी एयरपोर्ट पर थे और पूरा देश रो रहा था। मैं मानता हूं कि आज देश के भीतर बेटियों के लिए लड़ने की जज्बा कम गई, न्याय के लिए जज्बा कम गया, बेटियों को भी जाट और नॉन जाट से जोड़ दिया गया। क्या अब बेटियों को भी अपने अपने कौम, जाति, धर्म, मजहब के हिफाजत की ही सिर्फ जरूरत पड़ गई है? और आज तक बेटियों के सवाल पर एक बार भी न्याय नहीं, ट्वीट नहीं किए। मुझे आश्चर्य होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ एक बात कि 4 महीने के अंदर लगातार बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे ज्यादा श्रेय लेने वाला नरेंद्र मोदी जी, आखिर ये मौन क्यों है? इसके पीछे राज क्या है? और दिल्ली में लगातार न्याय के लिए गुहार करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट बेटी पर बर्बरता क्यों? और मैं समझता हूं कि जाट और गुज्जर कौम जो है वो हमेशा, सिख कौम जो है हमेशा न्याय के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, भले ही इस देश की मानसिकता कंप्लीट रूप से कमजोर हो चुकी हो, ना किसान के लिए लड़ने का जज्बा है, ना बेटी के लिए, ना खुद के लिए, ना खुद की रोटी के लिए, कम से कम हरियाणा, पंजाब और उत्तरी पश्चिम तो इस बेटी को न्याय के लिए खड़े हों। और सर्वोच्च न्यायालय तो कम से कम इस पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठा है। पुलिस ने जिस तरीके से अमित शाह की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। जो बेटियों को न्याय ना दिला सके और पुलिस पास्को एक्ट हटा करके केस को ही कमजोर कर दे, तो ऐसे गृह मंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। और जो एक मणिपुर की हिफाजत ना कर सके जनता की, उस बीजेपी को चुनाव लड़ने के बारे में, इसलिए कांग्रेस को ऊंचा सम्मान का भी ख्याल रखना पड़ेगा और कांग्रेस को भी जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है उसका सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐसी ही संभावनाओं के साथ ये बैठक की शायद मुझे लगता है शुरुआत होगी कि जो जहां मजबूत है वहां मजबूती से लड़े। कांग्रेस उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कांग्रेस है। कांग्रेस के बगैर आप इस तानाशाह सरकार को, नफरत वाली सरकार को, और देश को 9 साल के अंदर कंप्लीट आरबीआई की डिपॉजिट कर देना, सारी संस्थाओं को हिटलर बना देना, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, चुनाव आयोग हो, आरबीआई हो। मतलब यदि चंद्रचूड़ जी को छोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के कुछ काल को, तो इन्होंने डरा करके, जिस तरीके से ट्विटर के मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमको धमकी दी जाती थी बीजेपी सरकार के द्वारा, जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब हम पत्रकार या दुनिया ट्वीट करती थी, कहता था उसको तुरंत नीचे कंडाउन करो। तो जब ट्विटर को धमकी दी जा सकती है तो अंदाजा कीजिए कि कुछ भी अब सही नहीं है हिंदुस्तान में। हिटलर जार से भी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक मंजर है। और इस स्थिति में विपक्षीय एकता को और बड़ा करते हुए 2024 में
पप्पू यादव रहे या आए जाए उसका कोई मतलब नहीं है। 2024 में एक मजबूत सरकार की नींव बने ताकि हिंदुस्तान की संविधान के साथ हम चल पाएं। संविधान से बड़ा गीता, कुरान, बाइबिल ग्रंथ नहीं हो सकता। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और संविधान के खिलाफ यदि कोई बात करता है तो वो देशद्रोही है, देश विरोधी है और निश्चित रूप से उस पर केस होना चाहिए। कुछ पूछना है? क्या देश में समय से पहले चुनाव हो सकता है? देखिए, एक बात आप समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूँ। परेशान आत्मा है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, लगातार जिस तरीके से हालात हैं, मुझको नरेंद्र मोदी जी एक झूठ का केंद्र बिंदु बन गया है। और डेमोक्रेसी जब रही ही नहीं और संविधान पर काम हो ही नहीं रहा है और सारी संस्थाएं गिरवी है। आप तमिलनाडु में जाकर के मंत्री को गिरफ्तार कर लिए, जिस तरीके से लगातार ईडी गिरफ्तार कर रही है, बिना किसी कारण के जाती है गिरफ्तार कर लेती है। जब पूरा केंद्र ईडी को और सीबीआई को, अपना चुनाव आयोग को अपना सेकेंड एक संगठन बना करके इस्तेमाल कर रही हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तो चाहेगा कि चुनाव भी ना हो, यूरोपीय व्यवस्था हो जाए 24 के बाद, तो वो चाहेगा कि संविधान बदल दे। वो तो चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके उसको बाप करा करके 2000 रुपया जो नोट बंद किया है, वो अपने भी नेताओं पर तो हमला किया है ना। वो जो कंपटीटर है बीजेपी में उस पर भी तो हमला किया है वो। और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होगा तो सितंबर तक 2000 नोट, तो ये विपक्ष पर भी हमला, आंतरिक पर भी हमला। 2000 बंद करने से क्या मतलब था इसको? हमको तो समझ में नहीं आया। 7 साल जिसकी आयु ना हुआ हो, अभी उसका सुप्ता व्यवस्था हो, अभी पैदा ही हुआ था, उसको मार दिया इन्होंने। तो 2000 नोट का तो मतलब आप किसी के जीवन को कभी हलचल होने से रहने दीजिएगा कि नहीं सही तरीके से? तो मुझको लगता है कि अविश्वसनीय नरेंद्र मोदी के बारे में हम यही सोच सकते हैं कि यह कभी भी कुछ भी, अब नया कोई घटना फिर पुलवामा हो जाए, करा करके कहेगा चलो चुनाव में। भैया, नरेंद्र मोदी जी के पास बचने के लिए नया फिर कोई घटना के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, ये मैं आपको बता दूं। 2000 नोट बंद होने से ज़्यादा परेशान लग रहा है क्या? सर, पप्पू यादव जी कौन सी का परेशानी होगा? पूरा बिहार जितना लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। पप्पू यादव को क्या बताइएगा सर? हम तो डेली 2 लाख 4 लाख रुपया बांटते हैं, वो तो फेसबुक पर है। हम काहे का परेशान होंगे? परेशान वो ना होगा जिसको नेकलेस से जेवर खरीदना है। अभी भी 54 आदमी मरे, जिसके 34 आदमी को हम 20-20 हज़ार रुपया दे आए। आज भी हम 20 हज़ार रुपया दे के आए। आप जिस तरह से लोगों को मदद करते हैं, तो 2000 की नोट की बात जहाँ तक है, 2000 नोट मार्केट से लापता हो चुका था। ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे और सभी लोग मानेंगे। पहले तो आप ये समझिए ना कि यही नरेंद्र मोदी जाली नोट की बात किए थे ना, तो जाली नोट तो कहीं गई नहीं, सब सरप्लस हो गया। और 54,000 करोड़ रुपया अभी तक गायब है नरेंद्र मोदी जी। उसका जब जो आरबीआई ने भी कहा, तो इसका जवाब तो वो नरेंद्र मोदी जी को है नहीं, उनके पास कोई चीज़। सवाल 7 साल पहले जिस 2000 को आप लाए और जिस जाली नोट को आप ख़त्म करने के लिए लाए, और जिस टेरर को और जिस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए लाए, तो आतंकवाद, टेरर, ये सब तो बढ़ ही गया और जाली नोट तो गायब हुई नहीं। और काला धन तो निकला नहीं, जिस काला धन की बात आप कर रहे थे। तो आप अपने मियाँ मिट्ठू न बन गए हो, अपने ना बर्बाद किए हैं और आम आदमी को भी बर्बाद करते हैं आप लगातार और अस्थिर कर देते हैं। हमेशा परेशान रहता आम आदमी। आप व्यापारी, एक जो व्यापारी स्थिर होकर व्यापार करता है, तो आप तो जब हमारी इकोनॉमी ही चैलेंजेबल है और अभी फिर आप व्यापार को अस्थिर कर दिए, तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? बहुत क्लियर है मेरा।
मेरा सवाल है कि 2007 साल के अंदर ही उसका श्राद्ध कर्म करना क्यों पड़ा? इसकी क्या जरूरत हुई? जाली नोट पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? नोटबंदी के बारे में एक बार भी नरेंद्र मोदी चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि नोटबंदी क्यों की गई थी और नोटबंदी का क्या रिजल्ट निकला? बीजेपी नोटबंदी के बारे में अब चर्चा ही नहीं करता है, काला धन के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, 15 लाख रुपया के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, ना नौकरी के बारे में चर्चा, ना महंगाई के बारे में चर्चा, ना डीजल पेट्रोल के बारे में चर्चा, ना चीन के बारे में चर्चा। हमको नेपाल आंख दिखाता है। अब लास्ट है मेरा इस पर कि जहां तक एम्स का सवाल है, देखिए बीजेपी एक ऐसी सरकार है 9 साल के अंदर और ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बिहार के साथ ज्यादती किया, सौतेलेपन का व्यवहार। कोरोना में जितना, कोरोना के पहले यूपीए की सरकार में हम और सब लोग मिलकर जितना ट्रेन लाए थे, लगभग 40-50% ट्रेन को इन्होंने कोरोना के बाद बिहार में चलने नहीं दिया, बंद कर, लगभग ट्रेन बंद हो गई। आम आदमी की ट्रेन बंद हो गई। इनको वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम 15 ठो 16 ठो वंदे मातरम नहीं बनी, 15 को हरी झंडी दिखा दिया। नरेंद्र मोदी का बस चले ना तो नाला का झंडी दिखाएंगे। इसके पहले राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से लेके वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन नहीं चली, कौन सा पीएम आज तक झंडी दिखाया? और 16 डिब्बा वंदे मातरम में देना था और उसके लिए सुरक्षा कवच बन गई जो दुनिया का नंबर 1 आदमी बैठेगा। आम आदमी के ट्रेन के लिए कोई सुरक्षा कवच क्यों नहीं बनी? वो भी बंद हो गया। पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, आरा 1.25 लाख करोड़ रुपया की बात की, वो भी नहीं मिला। दूसरी बार आए थे वो पटना गांधी मैदान, जो लोग मरे उसको नौकरी भी नहीं मिली, पैसा भी आज तक नहीं मिला। आप उठा के देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, बता दे क्यों नौकरी नहीं मिली। और उस दिन उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाओ, मैं विशेष राज्य और विशेष पैकेज दूंगा। हमको आप बताइए कि कहाँ चला गया विशेष राज्य? हम हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लिए विशेष स्टेटस की मांग की है कि हमको विशेष स्टेटस चाहिए, क्योंकि हम बाढ़ से परेशान हैं, हम बीमारी से परेशान हैं, हम गरीबी से परेशान हैं, हम निरक्षरता से परेशान हैं। आप हमको विशेष स्टेटस दीजिए। बिहार को विशेष पैकेज चाहिए तो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को विशेष स्टेटस चाहिए किसी भी कीमत पर हम के निर्माण में। आपने वो भी नहीं दिया। अब आप बताइए, 10,000 करोड़ रुपया नीतीश जी के साथ ये घोषणा किए थे बाढ़ के समय कि हम बाढ़ के निरामन के लिए पैसा देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। जितनी बड़ी बंद फैक्ट्री है, पेपर मिल से लेके दालचीनी मिल से लेके शुगर मिल से लेकर के सब, एक भी अब जमीन भी लोग बंदर बांट कर लिए और जमीन में दलाल और माफिया लगे हुए हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं आपने खोला। नई फैक्ट्री में मखान, मक्का और दूध की फैक्ट्री खोलने की में आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो आप एक एम्स, हमारे पास मात्र 1-2 ठो एयरपोर्ट था। 2 एयरपोर्ट में अभी तक सही तरीके से गया एयरपोर्ट भी निर्माण नहीं हो पाया और हम नहीं चला पाते हैं। और जो देश की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सेकेंड और फर्स्ट में रहता है, उस एयरपोर्ट का भी इन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई और ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं। बाकी इसको दुधारू गाय बना लिया है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का दुधारू गाय है। इसको कोई सुविधा नहीं देना है, बस आप यहाँ से माल वाहक की तरह ढोलो। दूसरा, अभी पूर्णिया में जो लड़ते लड़ते हम लोगों ने अभी जाकर के जमीन और एयरपोर्ट के बीच में समझौता जो हुआ, तो तीसरा एयरपोर्ट निर्माणाधीन बनने का। लेकिन आप भागलपुर चले जाइए, आप बॉर्डर एरिया में चले जाइए, आप रक्सौल में चले जाइए, एक भी एयरपोर्ट इन्होंने, जबकि उत्तर प्रदेश को छोटे बड़े जहां एयरपोर्ट चल भी ना रही हो, वहां इन्होंने 27 एयरपोर्ट दे दिए।
आप हमको वो भी नहीं दिए। हम जीएसटी का पैसा जितना देते हैं उसका 32% भी आप हमको उस टैक्स का, डेवलपमेंट का पैसा नहीं देते हैं। जीएसटी भी आप लोग लेते हैं। टैक्स का पैसा जितना बिहार 14.5 करोड़ बिहारी देता है, आप उसका 30% डेवलपमेंट में नहीं देते हैं। अब आप आइए एम्स। आपने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद यूपीए की सरकार में एक एम्स पास हुआ पटना। जब आपकी सरकार आई तो पटना में एम्स के लिए आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिसके चलते 80-90% लोग अभी भी दिल्ली एम्स जाते हैं बिहार के। पटना एम्स में सुविधा नहीं होती। दूसरी तरफ सारे एमपी लड़ करके मिल करके दरभंगा के लिए एम्स के निर्माण की बात ही आई, जबकि डीएमसीएच आप जानते हैं क्या जर्जर व्यवस्था में है। सारा लुटेरा बैठा है। और दरभंगा, पटना के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद दरभंगा, भागलपुर गया। पटना के बाद सबसे ज़्यादा मेडिकल माफिया पूर्णिया की धरती पर। उससे ज़्यादा धरती पर हमने कहीं मेडिकल देखा ही नहीं माफिया। फिर दरभंगा, फिर भागलपुर और फिर गया। हम एम्स खोलने के लिए जब यहाँ पर पूरी सहमति हो गई, सब कुछ हो गया, बिहार सरकार ने ज़मीन देने का प्रयास करके, जबकि हालात अच्छे नहीं थे, देने का प्रयास किया। उसके बावजूद आपने स्पष्ट रूप से कह दिया वहाँ एम्स बनने का कोई प्रावधान नहीं है और वहाँ पर वो ज़मीन एम्स के लिए लायक नहीं है। तो भैया ये नूरा कुश्ती का खेल, आँख मिचोली का खेल बिहार की जनता को क्यों पिसवा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस दोनों आदमी के नूरा कुश्ती में दरभंगा, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की जनता क्यों पिसे? हमको जो मेडिकल कॉलेज अभी तक बिहार में बनी है उसको भी सुविधा युक्त आपने नहीं किया। एम्स आप यहाँ दे देंगे। मुझको लगता है कि यह एम्स यहाँ से किसी कीमत पर दरभंगा से ना जाए। ये लोग इस नूरा कुश्ती के खेल में जो दूसरा एम्स बिहार में दरभंगा के रूप में लाया गया था, मुझको लगता है कि ये कहीं यहाँ से बाहर ना चला जाए। इसके लिए मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि यह डिमांड सिर्फ दरभंगा का नहीं, ये मिथिला, कोसी, सीमांचल का सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है। जहाँ भी सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में आपको लगे यदि इस दरभंगा से कहीं ले जाने की प्रक्रिया आप अपनाते हो तो यह बहुत गलत है। मैं आपसे आग्रह करूँगा हर परिस्थितियों में कि आप दरभंगा में एम्स का निर्माण करें। यदि केंद्र को लगता है कि दरभंगा में एम्स के निर्माण का जगह नहीं है तो आप सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में किसी भी जगह एम्स का जो सही जगह है आप वहां निर्माण करने का शुरुआत करें। हम आपको सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी का एम्स को बाहर ले जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ये सांसदों ने जो लिख कर दिया था कि सहरसा जाए एम्स, वो आपसे सामने आ रहा है। स्पष्ट बता दें कि जब पहला प्रयास दरभंगा का हुआ और दरभंगा में ज़मीन है, मैं आज भी कहूँगा यदि दरभंगा को ज़मीन है और दरभंगा के में एम्स लाने का जो निर्णय लिया गया, आज भी मेरा सीधा है कि यदि वो एम्स दरभंगा में बन सकता है तो हर परिस्थिति में दरभंगा में एम्स निर्माणी हो। मैंने पहले भी कहा है कि हाईकोर्ट का दूसरा बेंच पूर्णिया में बैठे। मैंने पहले भी कहा कि हाईकोर्ट की उपराजधानी अथी बिहार की उपराजधानी, चूँकि उधर भागलपुर है, बंगाल है, सभी जो पूर्णिया में। देखिए मेरा जो डिमांड है, मैं आपको पहले भी, ये आज का डिमांड नहीं है। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के रविशंकर ने हमको 4 चिट्ठी लिखा है और एम्स के बारे में बहुत क्लियर हूँ मैं कि आप दरभंगा में निर्माण हो, बाहर ले जाने की प्रक्रिया में पप्पू यादव का सीधा है कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से वो बाहर ना जाए। इस तीनों में जहां उनको उपयुक्त जगह मिले एम्स का निर्माण हो। मुझे एक अंतिम प्रश्न, महागठबंधन की बैठक होने जा रही है 23 तारीख। पप्पू यादव क्या चाहते हैं? उनकी पार्टी लोकसभा में किस रूप से चुनाव लड़ेगी? कौन सा जगह उसके लिए होगा? पहले तो मैं दरभंगा के बारे में एक और आग्रह करना चाहूँगा कि मैं केंद्र सरकार से 2 बात आग्रह करूँगा कि क्या हुआ तेरा वादा तेरा वादा क्यों भूल गए यहाँ के MP, MLA, मंत्री, जो दरभंगा का जो स्मार्ट सिटी बनने का था। और दरभंगा में जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में ओवरब्रिज है,
मैं जानना चाहूँगा कि दरभंगा के ओवर ब्रिज का क्या हुआ, अन्यथा पप्पू यादव को एक दिन ओवर ब्रिज को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। और उस वक्त था स्मार्ट सिटी में भागलपुर के साथ, पटना के साथ, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी नाम था। तो उसमें दरभंगा को भैया सेकेंड में दरभंगा का नाम आया गया था भैया। तो मैं दरभंगा, तो आज तो एयरपोर्ट खुला तो दरभंगा को स्मार्ट सिटी में लेना चाहिए ना। और जो सबसे बड़ा दरभंगा की आज के डेट में समस्या है वो शहर का कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आम आदमी की जीवन खत्म है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज को लेकर के लगातार बात चल रही है ना। तो दरभंगा को ओवर ब्रिज में क्या परेशानी है, जबकि दरभंगा स्टेशन सबसे अच्छा रेवेन्यू देती है। तो हम ये दरभंगा को लेकर के मेरी गहरी चिंता उसको लेकर के भी है, एम्स को लेकर के भी है, और दरभंगा स्मार्ट सिटी को लेकर के भी है। अंतिम सवाल जो आपने पूछा है, देखिए सवाल पप्पू यादव की चिंता मत करिए। मैं 5 साल मेरा रिश्ता बिहार के साथ माँ और बच्चों का और सेवक का रहता है। 5 साल हम राजनीति नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, और कंप्लीट रूप से सामाजिक सरोकार जो जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बचे और आम आदमी को न्याय मिले, मैं लगातार प्रयास करता हूँ। राजनीति पार्टी जो है वो चुनाव के ठीक 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना से शुरुआत करती है। कोई भी पार्टी 9 महीने को मात्र चुनाव बचा है, और अब लोग चुनावी मोड में आ गए। चुनावी मोड में आप लोग काम करेंगे। मेरे लिए पर्सनली, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव 1 लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी, अभी नालंदा से लेकर के जहाँ भी दंगा हुआ, पप्पू यादव वहाँ सबसे पहले पहुँचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है, तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्विटर पर और सबसे ज़्यादा आवाज़ दिया है। मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूँ। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ। आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँ। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी, या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है। तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं है तो नहीं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूँ, और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। अब हमसे आप बराबर सवाल ये पूछते हैं, चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो मेरे लिए चुनाव का कोई जगह कमी थोड़ी है। 23 तारीख को आमंत्रण आपको मिला है? सर मैं जब 23 तारीख को बड़ी पार्टी जब सभी लोग वहाँ पर है, और वो कहती ही है कि मैं पहले भी कहा कि अभी उन्होंने कहा कि छोटी दुकान क्या, मैंने तो मैं कहता ही हूँ कि भाई यदि छोटी दुकान की ज़रूरत नहीं है तो पुराने जनता दल को रिफॉर्म करिए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, जितने पुराने लोग हैं सब लोग एक होकर के दुनिया को, भारत को मैसेज दीजिए कि हम फिर से एक सशक्त विपक्ष के रूप में और एक होकर के कांग्रेस के साथ मिल करके छोटी छोटी पार्टियां छोड़िए, एक होइए और 2-4 पार्टी एक होकर के पूरे देश में इसको चैलेंज करिए। बीजू जनता दल से भी बातचीत करिए, नवीन तो उस वक्त बीजू दादा भी इसी पार्टी के हिस्सा थे, सबसे आप बात करिए। तो इसीलिए मुझे जो बात आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं
भैया मैंने पहले भी आपको कहा और मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी तो निमंत्रण दिया तो मेरे लिए मुझे खुशी हुई कि महागठबंधन ने हमको निमंत्रण दिया। ये मेरा सम्मान था, उसमें कोई कुछ बोले मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी जो भूमिका है वो एक ही लोकसभा की है ना, 2 ही लोकसभा की होगी ना, 3, 4, 5 में थेथरोलॉजी और निर्लसता पार नहीं करता हूँ। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं इस बिहार के सकारात्मक राजनीति का हिस्सा हूँ और उसी हिस्से से मैं चलूँगा। चुनाव हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम आपको भरोसा देते हैं कि आप चिंता न करिए, 2024 में आपको पप्पू यादव सकारात्मक राजनीति का हिस्सा दिखेगा। कितनी सीट की मांग रखना? नहीं कोई मांगता, 2 सीट, कोई मांग, मैंने कहा मेरी औकात 1 या 2 की है। में एक बात मैं बता, अभी 10 लाख का कपड़ा पहन के एक्सीडेंट में मोदी जी गए थे और वहाँ भी अपने बहुरूपिये से मोदी 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 करवा रहे थे। फिर वहाँ से आए तो 12 लाख का कपड़ा पहन लिए जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में। भैया हमको तो समझ में मोदी जी का नहीं आता है कि एक्सीडेंट में भी उनका कौन सिपर सलार है कि कौन सा स्नो पाउडर लगाएंगे और कौन सा बाल में हेयर बाल करेंगे, तो उनसे पूछिए। और एक्सीडेंट के जगह पर भी जब मोदी मोदी लग सकते। एक बात आप समझिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, तेजस्वी जी हो या कोई जी हो, आप इस बात को मान के चलिए 9 महीने में हमको काम करना होगा, हमारी सरकार को बेहतरीन काम करना होगा। हमारी सरकार जिस वादे के साथ आई है, यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। और नकारात्मक राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये मोदी मोदी करने वाले जो लोग हैं ना, मैंने पहले किया उग्रवादी आतंकवादी के बदौलत ये जो छूट भैया कोरेक्स पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला, ये जो 100, 200, 400, 500 टका के लेकर के जो किसी के लिए करता है, हमको उसका भी स्वागत करते हुए जवाब सकारात्मक देने की ज़रूरत है। जो मोदी मोदी करता है उसको जवाब हम विकास से देंगे, आप चिंता काहे करते हैं। उसमें कहा पप्पू सर आप विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं, विपक्ष एकता से पहले मांझी निकल जा रहे हैं पार्टी से, बयानबाजी शुरू हो रही है, तो फिर कहाँ से विपक्ष एकता आपको लगता है कि 9 महीने के अंदर मजबूत रहेगी? विचारधारा से बड़ा कुछ है, व्यक्ति के आने जाने से कुछ होता है, विचारधारा ना सब कुछ है। तो सर इतने दिन से विचारधारा या मैच नहीं था? भैया मैंने कहा कि आपको लग रहा है कि हिंदुत्व जाति से ज़्यादा जा रहा है, जाति ज़्यादा जा रहा है हिंदुत्व से। अब उनको बुद्ध के बारे में पता ही नहीं, बुद्ध ने और अंबेडकर ने हिंदुत्व के, सनातनी हिंदुत्व के बारे में, कट्टरपंथी हिंदुत्व के बारे में क्या कहा। और सब दिन यही मांझी जी कहते रहे हैं कि जाति आज है क्यों, जाति को सबसे ज़्यादा चोट किसने किया है, और आज 2 मिनट में कुछ बोल देते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए और उनको जाने नहीं देना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा मांझी जी, आप अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, आप रामास्वामी पेरियार को मानते हैं, ज्योतिबा फूले को मानते हैं, और आपको यदि इस हिंदुस्तान में जाति जनगणना के लिए आप बाप बाप कर रहे थे, आप पागल थे, आप आरक्षण आप चाहते हैं तो बीजेपी को रोकिए, अन्यथा आपके छोटी सी भूल के चलते आपकी सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर देगा 2024 में। सर नीतीश जी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिए हैं कि मांझी जी अंदर की सारी बात बीजेपी को पहुंचाते थे? सर वो नीतीश जी की प्रवक्ता तो हम है नहीं, नीतीश जी बड़े नेता हैं, आदर के साथ हमको ये सब बात में मत पढ़ाइए। जेडीयू के बहुत सारे सांसद भी हो सकते हैं कि आने वाले समय में चले जाएं बीजेपी में, तो सर हो सकते हैं विपक्ष एकता हो सकते हैं उधर से इधर भी लोग आ जाए। कर्नाटक में बीजेपी के सब लोग सीएम से लेके सब नहीं चले गए, आपको कुछ बुझाता, जानते ज्ञानवान है। अभी टीआरएस में सब लोग नहीं चले गए, कांग्रेस में अभी टोटल बीजेपी नहीं जा रहा है, तो जिधर बन जिधर चलता रहता है, लोग अपना तोड़ जोड़ राजनीति में बराबर है। नहीं, तोड़ जोड़ राजनीति में नहीं, सत्ता के लिए हर लोग, मैंने पहले भी मैं कहता हूँ, राजनीति का कोई चरित्र नहीं है, राजनीति अवसरवादिता है, राजनीति में संवेदना नहीं है, और राजनीति का नेता दुष्टता की सीमा जब पार करता है और जितना
आम आदमी के साथ दोगलोई करता है, उतना बड़का नेता होता है, झूठो खाएगा, हर आदमी अपना अपना दुकान खोलेगा।